देखो, जब भी कोई वेव रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी तो इंसिडेंट वेव इस तरह से वापस आ जाएगी। और अपन ने देखा कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहता है लेकिन शेप इन्वर्ट हो जाती है। शेप इन्वर्ट क्यों हो गई? क्योंकि ये वाला पॉइंट मूव नहीं करना चाहता है और इस वाले पॉइंट के मूव नहीं होने के लिए जिस तरह की वेव इस तरफ आएगी, ये जो रिजिड बाउंड्री है यहाँ पर फोर्सेस आएंगे, इनर्शिया के फोर्सेस आएंगे और ये वाला पॉइंट मूव नहीं कर सकता, इसलिए ये एक इक्वल एंड अपोजिट वेव जनरेट कर देगा जो कि हर वक्त इस इनकमिंग वेव के साथ में इंटरफेयर करेगी, सुपरइम्पोज होगी और इस वाले पॉइंट को कैसे रखेगी? रेस्ट पर रखेगी, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर मूव नहीं कर सकता है। तो ऐसा लग रहा है मानो एक उल्टी वेव यहाँ से ऐसे आ रही है, इमेजिनरी वेव इस तरफ आ रही है, ये वेव आने वाले टाइम में क्रॉस करके इस तरफ चली जाएगी, ये वाली वेव क्रॉस करके इस तरफ चली जाएगी और ये वेव इस तरफ आ जाएगी और हर वक्त इनका यहाँ पर सुपरपोजिशन ऐसा होगा कि ये वाला पॉइंट मूव नहीं हो। इसके लिए फोर्सेस जो रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पर बाउंड्री को जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि बाउंड्री को उस वाले पॉइंट को रेस्ट पर रखना है। तो जब भी अपन रिजिड एंड से, रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन देखेंगे तो हमेशा ऐसा मान लेंगे, इमेजिनरी वेव मान लेंगे कि भाई इस इनकमिंग वेव के ठीक ऑपोजिट एक वेव इस तरह से आ रही होगी और इन दोनों का जो भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा वो ड्यूरिंग इंटरेक्शन वो कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है कि आधी ये वेव इस तरफ आ जाएगी, आधी वेव इस तरफ चलेगी। उस वक्त कैसा बनेगा? ये 3/4 वेव इस तरफ आ गई, ये 3/4 उस तरफ चलेगी, तब यहाँ पर रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगी? और उसका जो बाउंड्री के इधर का पोर्शन है वो अपन हर बार इंडिकेट कर दिया करेंगे कि ये पोर्शन अपने को कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी रिजिड बाउंड्री से कोई वेव रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के दौरान उसका शेप कैसा होगा, इसको एनालाइज करने के लिए अपन मन में मान लेंगे कि एक बड़ी सी रोप है और एक अपोजिट वेव इन्वर्टेड शेप की इस तरफ आ रही है। जैसे ये इसकी मिरर इमेज अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ मिरर इमेज इस टाइप की एक वेव यहाँ पर आ रही है और इन दोनों को यहाँ पर हर वक्त सुपरपोजिशन के थ्रू बता सकते हैं कि शेप हर पल कैसा होगा। जैसे इस केस में अगर आधी वेव आ चुकी है, मान लो आधी वेव आ चुकी है, तो ये हो गई इंसिडेंट वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव है, जो इमेजिनरी वेव अपन ने मानी, वो भी आधी इस तरफ आ चुकी होगी। तो इस वक्त इसका शेप कैसा दिखेगा? इस वक्त इसका शेप अपने को दिखेगा स्ट्रेट लाइन, इस वक्त इसका शेप ऐसा दिखेगा, इस वक्त इसका शेप ऐसा होगा। मान लो कि 1/4 वेव आई थी, स्टार्टिंग में 1/4 वेव ही आई थी, ये 1/4 वेव यहां पर आ गई, तो अपन ऐसा मानेंगे कि जो इमेजिनरी वेव उस तरफ से आ रही है, रिजिड एंड से आ रही है, वो भी कितनी आ चुकी है? 1/4 आई होगी। और अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव बनने वाली है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनने वाली है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के दौरान जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो यहाँ पर ऐसे बनेगी। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर गारंटीड 0 ही होना पड़ेगा। इसी कंडीशन के साथ में यहाँ पर वेव फॉर्मेशन हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था वेव का, तो रिजल्टेंट वेव अब ऐसे बनेगी। ध्यान से देखो, रिजल्टेंट वेव यहाँ पर ऐसे बनेगी। एक बार इस डायग्राम को जूम करके देखो अच्छे से। ठीक है, तो डायग्राम को बहुत ही अच्छे से देख लो, ध्यान से फोकस कर लो इसके ऊपर कि डायग्राम ऐसा बन गया है। तो जब आधी वेव आ चुकी है तब ऐसा कुछ डायग्राम और ऐसा, और ये सिमेट्रिकल वेव है इसलिए ऐसा 0 हो गया। अगर एसिमेट्रिकल पल्स होती तो अकॉर्डिंगली दोनों का सुपरपोजिशन होता। इस तरह के एग्जांपल्स तुम और भी देखोगे अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्शन होगा उस दौरान स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा ये भी अपन यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर फ्री एंड, एक वर्ड यहाँ पर आता है फ्री एंड। फ्री एंड,
फ्री एंड को इंडिकेट करने के लिए तरीका रहता है ये यहाँ पर एक मासलेस रिंग है और एक ये रिजिड रॉड है, इस रॉड में रिंग है और रिंग से ये रस्सी बंधी हुई है और ये वेव यहाँ पर आ रही है। फ्री एंड का मतलब होता है कि इसके आगे अपन ऐसा मानते हैं, इसके आगे अपन ऐसा मानते हैं कि एक यहाँ पर रोप है जिसका म्यू कितना है 0, जिसका म्यू 0 है, और यहाँ पर एक रोप है जिसका म्यू है यहाँ पर म्यू, ये म्यू है, ये वेव ऐसे आ रही है, ये म्यू1 है और वो म्यू2 क्या हो गया 0 हो गया, रेरर मीडियम हो गया, भयंकर रेरर मीडियम हो गया। वहां पर ऐसा मानते हैं कि एक मासलेस रोप उसके आगे कनेक्टेड है, ये अज्यूम कर लेते हैं। अब कैलकुलेट करो कि क्या होगा, तो यहां पर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा A रिफ्लेक्टेड इक्वल टू A इंसिडेंट एंड A ट्रांसमिटेड इक्वल टू 2A इंसिडेंट। ये खास बात देखो, A रिफ्लेक्टेड इक्वल टू A इंसिडेंट आएगा और A ट्रांसमिटेड इक्वल टू 2A इंसिडेंट आएगा। अब देखो ये वाला मीडियम कैसा है, ये वाला मीडियम भयंकर रेरर मीडियम है, इसलिए इसके अंदर एनर्जी कुछ होगी ही नहीं, म्यू 0 हो गया ना, तो एनर्जी 0 हो गई। एम्पलीट्यूड है पर इसका कुछ सेंस नहीं है, टेक्निकली यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। बाई चांस ये एक रस्सी होती है और यहाँ पर एक रेशम का बाल इससे बंधा हुआ होता, और वहां से अगर अपन देखते कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो रेशम का बाल होता, जो बहुत थिन फाइन एक वायर होता, उस वायर में एनर्जी बहुत कम जाती और पूरी की पूरी एनर्जी वापस इसी मीडियम में आ जाती। इस मीडियम में 99.99% एम्पलीट्यूड वापस आ जाता और जरा सा वहां पर एनर्जी जाती, पर उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड अपन चाहे जितना कर सकते हैं, क्योंकि जब मास ही बहुत कम है तो एम्पलीट्यूड कितना ही हो जाए, उसके अंदर जो एनर्जी प्रोपगेशन होगा वो एनर्जी बहुत कम होगी, बहुत कम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग भी इस तरफ अपन चाहे जितना एम्पलीट्यूड जनरेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। चलो ये पॉइंट समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो खास बात नहीं है, आगे फिर से अपन इसको एक बार देखेंगे। फिलहाल बाय कैलकुलेशन जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर अपने को ऐसा दिखता है कि A ट्रांसमिटेड इक्वल टू 2 टाइम्स A इंसिडेंट है और यहाँ पर A रिफ्लेक्टेड इक्वल टू A इंसिडेंट है। इसका मतलब हो गया कि फाइनली जो वेव यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आने वाली है वो वेव यहाँ पर ऐसी आएगी, ऐसे शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, बस x प्लस x बन जाएगा, यहाँ पर x प्लस x बन जाएगा और ये वही a रहेगा, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx, ये इसका रिफ्लेक्टेड वेव का एक्सप्रेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो वेव ट्रांसमिट होगी वो ऐसे हो जाएगी, जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर 2ai हो जाएगा, हाई एम्पलीट्यूड के साथ वेव ट्रांसमिट होगी। पर देखो जो वेव आ रही है और जो जा रही है वो तो परफेक्टली आइडेंटिकल है, तो ऐसा लगता है कि इन दोनों की एनर्जी तो इक्वल होगी, तो ये एनर्जी कहां से आ गई, तो इसमें एनर्जी है ही नहीं मेरे भाई। इसमें एनर्जी क्यों नहीं है, इसमें एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि म्यू 0 है, कुछ है नहीं ना वहां, तो बस मैथमेटिकल हवा में एक वेव आगे चली गई। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि अपन एक्सट्रीम कंडीशंस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं। प्रैक्टिकली एक थिन वायर यहाँ पर कनेक्टेड होगा तो ये एम्पलीट्यूड जो आएगा वो परफेक्टली नहीं आके 99% ऑफ द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड आएगा, और ये एम्पलीट्यूड इसका डबल ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2a आएगा, लेकिन 2a एम्पलीट्यूड होने के बावजूद भी उसमें एनर्जी बहुत कम प्रोपेगेट करेगी क्योंकि वो बहुत ही रेयर मीडियम है। हाफ एम वी स्क्वायर, अब एम इतना कम होगा कि वी स्क्वायर कुछ भी हो जाए, अप्रोक्सीमेटली वहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो फिलहाल और प्योर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो ये आने वाली वेव हो गई, ये ट्रांसमिटेड वेव और ये रिफ्लेक्टेड, ये एक्चुअल में है ही नहीं, बस ऐसे ही मान लिया अपन ने कि ऐसा है। अब जब भी इस तरह के केसेस आएंगे तो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द बाउंड्री, जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उस दौरान यहाँ पर शेप क्या होगा, इसको एनालाइज करना है। तो इसको एनालाइज करने की एक टेक्निक होती है यहाँ पर कि अपने मन में अपन मान लेंगे कि जो भी यहाँ पर इंसिडेंट वेव है एग्जैक्टली उसी टाइप की एक वेव इस तरफ से भी आ रही है। इमेजिनरी एक टेक्निक है, मान लेते हैं कि इमेजिनरी वेव एक इस साइड से भी ऐसे आ रही है और यहाँ पर ये वेव इस तरफ पास होने जाएगी और ये वाली वेव इस तरफ आ जाएगी। इस तरफ क्या होगा, बस ये अपने को यहाँ पर देखना, इस तरफ क्या होगा, मान लो आधी वेव का इंटरेक्शन हो चुका है, मान लो आधी वेव का इंटरेक्शन हो चुका है, तो ये वेव यहाँ पर ऐसे जा चुकी होगी
मान लो आधी वेव का इंटरेक्शन हो चुका है, उस वक्त जो ये वाली वेव है, ये वेव ऐसे आ चुकी होगी यहाँ पर। तो जो रिजल्टेंट वेव तुम्हें यहाँ पर दिखने वाली है, वो रिजल्टेंट वेव तुमको दिखेगी हर पॉइंट डबल डबल एम्पलीट्यूड पे चला गया। रिजल्टेंट वेव यहाँ पर ऐसे दिखेगी। इस वक्त रो का शेप ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, मान लो कि 1/4 वेव आती, उस वक्त क्या होता है ये देखना है। 1/4 वेव आती तो उस वक्त तुम्हें ये देखने को मिलता, ये तो उस साइड से भी कितने वेव आती, उस साइड से भी 1/4 वेव ही आती। और तुमको जो रिजल्टेंट देखने को मिलता है यहाँ पर, वो रिजल्टेंट दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स बड़ा हो जाता है। ये ऐसा कुछ यहाँ पे रिजल्टेंट देखने को मिलता है। थोड़ा सा देख लेना डायग्राम, थोड़ा मिसमैच हो रहा है। तो जब भी फ्री एंड से रिफ्लेक्शन कंसीडर करना होगा तो अपन मानेंगे एक वेव ऐसे आ रही है और सामने से भी एक दूसरी वेव इस तरफ ऐसे आ रही है, और इन दोनों का जो भी यहाँ पे रिजल्टेंट होगा ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन, शेप ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से अपन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को एनालाइज करते हैं। जब रिजिड बाउंड्री थी तब वहां पर कोई भी वेव नहीं जा रही थी, लेकिन जब फ्री बाउंड्री है तब यहाँ पर इस तरह की एक वेव जा रही है। पर इस तरह की वेव के जाने का मतलब है कि कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि एनर्जी एक्चुअल में नहीं जा रही है, मैथमेटिकल वेव जा रही है, मैथमेटिकल टर्म्स में वेव जा रही है। इसको समझने का तरीका है कि एक मोटी रोप को एक फाइन थ्रेड से अपन बांध दे और मोटी रोप में एक वेव आ रही है, तो फाइन थ्रेड में कितना ही एम्पलीट्यूड की वेव हो जाए उसमें एनर्जी कैलकुलेशंस अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 0 होंगे, पूरी एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसमें जो वेव जाएगी वो 2a एम्पलीट्यूड की जाएगी, और इस तरफ जो वेव आएगी वो a एम्पलीट्यूड की आएगी, क्योंकि a की आ रही थी, a की वेव इस तरफ आ रही थी और a की वेव वापस जा रही है। a की वेव आ रही थी, a की वेव वापस जा रही है, तो ड्यूरिंग इंटरेक्शन यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a टाइप में जाएगा। तो जितना वेव का एम्पलीट्यूड इस साइड में होगा उतना एम्पलीट्यूड इस साइड में भी होना चाहिए, बाउंड्री के इस साइड इक्वल होना चाहिए। इसलिए इस साइड में 2a की वेव एक चली गई है, ऐसा अपन अज्यूम कर लेते हैं। और इंटरेक्शन के दौरान जो फ्री एंड है वो फ्री एंड ऐसे बिहेव करेगा। फ्री एंड का मूवमेंट कहां तक पहुंच जाएगा, 2a तक जा सकता है। फ्री एंड का मूवमेंट 2a तक जा सकता है। एक बार अपन एनिमेशन फिर से देखेंगे जिसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को स्लोली दिखाया गया होगा, उसको देखो और इन सारे कैलकुलेशंस को माइंड में रखो, तो तुमको अच्छे से समझ आएगा कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को डील कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव।